हाँ, तो गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। हेमंत ठीक से बैठ जाओ बेटा। चलो, तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कोशिका का सेल का हम लोग कितना दूर पढ़े थे बताओ? सेल का हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सेल का हम लोग सबसे पहले पढ़े थे बाहर वाला, यहाँ से शुरू किए थे। बाहर वाला झिल्ली, बाहर वाला झिल्ली को क्या कहते हैं? सेल वॉल, जो केवल प्लांट में पाया जाता है। यही पढ़े थे, रिवाइज कर दे रहे थोड़ा थोड़ा ताकि याद रहे। तो सेल वॉल पढ़े, उसके बाद सेल वॉल से वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, हार्डेस्ट होता है और सेलुलोज से बना होता है, यही ना? और उसमें पानी नहीं रहता है। सेलुलोज में पानी नहीं रहता, जिंदा नहीं रहता। हाँ, तो सेलुलोज जो एक्चुअल में है वो मल्टीसेक्राइड होता है। मल्टीसेक्राइड मतलब बहुत प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, अनेक प्रकार का। मल्टी मतलब अनेक, पॉलीसेक्राइड कहेंगे उसको, मल्टी नहीं, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कहेंगे, पॉली का मतलब बहुत सारा शर्करा मिल करके वो हमारा बना रहता है सेलुलोज। मजेदार बात यह है कि सेलुलोज में पानी नहीं होता है। सेलुलोज में पानी 0% होता है पानी, जिसके चलते वो हार्डेस्ट होता है, कठोर, सबसे कठोर होता है। यही कारण है हमारा पेड़ पौधा कठोर होता है। पेड़ पौधा का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कठोर होता है क्योंकि उसमें पानी नहीं होता है। सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, 0% पानी होता है। और सबसे मजेदार बात है कि उसको हम लोग पाचन क्रिया, हमारा जो मानव का पाचन तंत्र है उसमें पाचन नहीं कर सकते हैं हम लोग सेलुलोज को। वो कुछ जानवर होते हैं जो उसको, जैसे घास फूस जो खाने वाला होता है, वो सब उसको हजम करते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत पॉलीसेक्राइड होता है, बहुत प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे वो, ठीक है ना? जटिल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है सेलुलोज, और वो हार्डेस्ट पार्ट है प्लांट का। ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उस बीच में हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंत प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। वो एक नेट का जैसा होता है पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ तो हम थोड़ा सा लिख के दिखा दिए आप लोगों को। ये पूरा नेट जैसा पूरा फैला हुआ रहता है कोशिका के भीतर में। और ये इसका क्या काम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? कि वो मतलब वो एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, सेल को बनाए रखता है। नहीं तो ये जालिका नहीं रहेगा तो ये क्या कहेंगे एकदम चुपसू हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या इधर उधर उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा। तो ये एक स्टैंड का काम करता है। जैसे घर में पिलर रहता है हमारा घर को खड़ा करने के लिए, वैसे ही सेल को खड़ा करने के लिए वो हमारा एक पिलर जैसा काम करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा क्या है? एक भाग होता है उसका, हम बताए थे कल कि स्मूथ होता है, और एक भाग उसका क्या होता है? खुरदरा होता है, रफ भाग होता है, रफली होता है, ठीक है ना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक भाग होता है खुरदरा और दूसरा भाग होता है उसका स्मूथ वाला भाग में हमारा जो फैट से होता है, जो चिकना होता है, चर्बी होता है, लिपिड से होता है। और खुरदरा वाला भाग में हमारा राइबोसोम होता है। खुरदरा क्यों दिखता है वो? क्योंकि वहां राइबोसोम चिपका हुआ रहता है। कहाँ रहता है हमारा राइबोसोम? इसी में चिपका हुआ रहता है। किसमें? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसीलिए हम राइबोसोम को यहाँ देखिए फिगर में सामने में बना दिए हैं ताकि समझ में आए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा राइबोसोम चिपका हुआ रहता है। और राइबोसोम का क्या काम है? कल बताया था ना राइबोसोम का? प्रोटीन का निर्माण करना। पहला काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। और प्रोटीन का निर्माण क्यों जरूरत है? क्योंकि प्रोटीन के बिना कोई चीज संभव नहीं है। मतलब सेल का एनर्जी डेवलप, हमारा बॉडी भी पूरा प्रोटीन से ही मिलकर बना है, यही ना हम जानते हैं। तो इसमें प्रोटीन का निर्माण करना और सेल को डेवलप करना, उसको बनाना, सेल को, वो प्रोटीन का ही मुख्य भूमिका होता है। बिना प्रोटीन का नहीं ये होगा। तो ये पढ़े थे राइबोसोम। उसके बाद रिवाइज कर देते हैं। हम लोग न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़े, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, बट रखे हैं इसलिए। कुछ चीज है जिस पर विस्तार से चर्चा करने का जरूरत पड़ेगा, जैसे न्यूक्लियस हो गया। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पर फिर चर्चा करेंगे। अब हम एक बार सभी माने सेल का जितना कोशिकांग है, माने कोशिका का जो अंग है, उसके बारे में केवल हम एक बार पहला बता दे रहे हैं
फिर बाद में एक एक करके बढ़िया से बताएंगे। सबको बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना होगा, यहीं पर रेस्पिरेशन क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर में ही। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका जो है सांस कहाँ से लेता है, जीवित चीज है तो सांस लेता है, स्वाभाविक है, कोई भी जीवन है उसको आने चलने के लिए इसको जरूरत है, तो श्वसन क्रिया यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसके भीतर में श्वसन क्रिया कैसे होता है उसको हम लोग विस्तार से फिर पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले नाम जान जाइए। इस तरह से हम लोग दूसरा पार्ट क्या पढ़े थे, हम लोग वेकुल्स पढ़े थे। वेकुल्स जो होता है वो रसधानी, जहां पर हमारा कोशिका का अधिकांश पानी उसी में रहता है, पानी का संग्रहण करता है वेकुल्स। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, कल क्या फिर पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो कि हमारा परिवहन का काम करता है। क्या चीज का परिवहन करता है, जो चीज आवश्यकता होता है आगे सेल में उसको ट्रांसफर करता है। जैसे गोल्जी बॉडी में क्या एनर्जी ट्रांसफर मुख्य रूप से करता है, जहां का माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है उस एनर्जी को जहां जरूरत होता है वो ट्रांसफर करता है, और दूसरा ट्रांसफर हमारा जहां प्रोटीन का आवश्यकता है वहां प्रोटीन पहुंचाता है। इस तरह से वो ट्रांसफर करता है, इसको परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इतना दूर तक हम लोग पढ़े थे। आज कुछ और कोशिका का अंग है जिस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे ये केंद्रक के बारे में जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो एक ही पूरा केंद्रक ही पूरा आपका एक क्लास का ये ले लेगा। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया ले लेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कम से कम आधा घंटा आपको समय व्यतीत होगा इसमें। तो अभी आज हम लोग चर्चा करेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम पढ़ा चुके थे? नहीं पढ़ाए थे शायद, इसीलिए लिखे हैं राइबोसोम, ठीक है ना। तो राइबोसोम जो है हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है, इसको हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिए थे कल, तो बस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही खुरदरा वाला भाग में राइबोसोम होता है। और वो राइबोसोम दो तरह का राइबोसोम का हम लोग डिवाइड करते हैं, दो तरह का प्रोटीन का, एक 70S से। अब इतना ही में जाइए, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, है ना, तब हम लोग जाएंगे ये क्या है कैसा है विस्तार से बताएंगे। जो होता है प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, और हमारा दो तरह का हमको मिलता है, एक होता है 70S और दूसरा 80S नाम से हमारा प्रोटीन उसमें सेल में मिलता है कोशिका में। ये S का मतलब होता है सेडिमेंशन कोफिशिएंट होता है, मतलब उसका जमने का किस तरह से कितना ये से पानी में वो डूब जाता है। अगर दोनों दो तरह का प्रोटीन को हम लोग लेंगे, राइबोसोम को छोड़ेंगे वहां पर पानी में, तो कौन पहले नीचे चला जाएगा, जो नीचे चला जाएगा उसको हम लोग बड़ा मानते हैं, ठीक है ना। उसका डेंसिटी ज्यादा है वो जल्दी चला जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम है वो धीरे धीरे जाएगा पानी के नीचे, यही ना जानते हैं। तो पानी का नीचे जो जाता है, तो जिसको जो ज्यादा रहता है उसी को मानते हैं हम लोग उसमें। तो सेडिमेंटेशन उसका जो है आपका कितना तेज नीचे से वो जाता है उसको देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइबोसोम जो होता है 70S और 80S नाम से जानते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इस तरह से हमारा और एक कोशिका का अंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और राइबोसोम का क्या काम है, मेन है राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम का है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, तो याद रखने के लिए ये चीज है। वो तो फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री में बहुत सारा चीज होता है, लेकिन वो प्रोटीन का फैक्ट्री इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा बॉडी में जितना प्रोटीन का आवश्यकता होता है कौन बनाता है, निर्माण कौन करता है, राइबोसोम, ठीक है। तो ये प्रोटीन का फैक्ट्री इसलिए इसको कहते हैं। और ये सेडिमेंटेशन समझ गए। उसके बाद है सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला, सिलिया से पूरा जानता ही होगा तुम लोग सब। सिलिया से क्या तात्पर्य होता है, सिलिया का मतलब जो हमारा बाल होता है, बाल, ठीक है ना, ठीक है। तो कोशिका का भी अपना बाल होता है, जैसे तुम्हारा बाल माथा में है ना, तो उसी तरह से कोशिका का भी अपना बाल होता है। बाल लाइक माने हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसका वो रहता है। देखो यहाँ छोटा छोटा ये दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये जो बड़ा बाल है ना उसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं, और छोटा बाल जो होता है उसको सिलिया कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका का भी बाल जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बाल तो नहीं कहेंगे, हमारा माथा में जो निकलते हैं उसको बाल, लेकिन पतला पतला जो निकला हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं
फ्लैजिला। फ्लैजिला जो थोड़ा सा बड़ा रहता है उसको हम लोग फ्लैजिला, और सिलिया उसको कहते हैं जो थोड़ा सा छोटा होता है उसका, इसीलिए एक साथ लिख दिए हैं सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, वो दोनों का काम एक ही है, दोनों का ड्यूटी क्या है, एक ही है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और उसके बाद ये आउटर पार्ट ऑफ द सेल होता है, बाहरी भाग में सेल का जो बाहरी दीवार होता है, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं ना, ये एक्चुअल में यहाँ दिखाने के लिए हम लिखे हैं, जो कि यहाँ पर सिलिया एंड फ्लैजिला किसमें, प्लांट सेल में, तो ये बाहरी सेल वॉल में हो गया है। हमारे पास रहेगा तो कहाँ पर रहेगा, हमारे पास रहेगा तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास जो है जो जंतु कोशिका होता है, जंतु कोशिका में बाहरी भाग हमारा नहीं होता है, बाहरी भाग मतलब सेल वॉल नहीं होता है, और होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली होता है हमारे पास, जो झिल्ली है, इसीलिए हमारा स्किन मुलायम है, कल बता चुके हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा ये नहीं है, तो फ्लैजिला एंड सिलिया हमारे पास कहाँ पर होगा, यहाँ अंदर वाला भाग में होना चाहिए था। हाँ। लेकिन यहाँ हम दोनों कॉमन सेल पर बात कर रहे हैं अभी, दोनों जंतु और पादप दोनों सेल पर हम विचार कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अलग अलग जाएंगे, अंतर देखेंगे उसके बाद। तो सिलिया एंड फ्लैजिला हम किसमें ये पाया जाएगा, हमारे पास कोशिका सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। ठीक है ना, और ये आउटर पार्ट में होता है, मतलब जहां बाहरी भाग में होगा, इसका मेन काम है मूवमेंट, कोशिका को मूवमेंट प्रदान करना। अगर वो नहीं रहेगा तो कहीं पर चिपक सकता है वो ना, उसका अगर उभरा उभरा भाग नहीं रहेगा यहाँ वहां, मूवमेंट कैसे होगा, फिसल के जाएगा कैसे, तो ये मूवमेंट का क्या जरूरत है। अब जैसे सेल डिवीजन होगा तो मूवमेंट चाहिए ना खिसकने के लिए उसको, तो सेल डिवीजन में दो भाग में बांटेगा, एक कोशिका अगर डिवीजन होगा बीच में तो दो भाग में बांटेगा, दो भाग में तभी संभव बांटेगा जब वो खिसकेगा पहला, और खिसक के जहां पर जो सेल डैमेज हुआ है, जो खत्म हुआ है, जो उसके जगह में भरपाई करने के लिए पहुंचना होगा वहां तक फिसल के, तो वो चीज होता है, वहां फिसल के जाता है। दूसरा चीज होता है जैसे हमारा ये में क्या बोलते हैं, हमारा जब प्रजनन होता है तो उसमें प्रजनन के समय में शुक्राणु जो है फिसल करके अंदर तक जो घुसता है ये में, तो वो फिसल के चलने का मतलब लोकोमोशन बोलेंगे उसको, जो घुसने का उसका ये है, वो फिसल के किसके माध्यम से चलता है, फ्लैजिला एंड सिलिया के माध्यम से वो अंदर तक जाता है, और उसके बाद वहां जाइगोट बनता है, अंडाणु के साथ क्रॉस करके जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट मतलब जानते हैं, जाइगोट वो होता है जो शुक्राणु माता से और पिता, अंडाणु माता और पिता से शुक्राणु आपस में क्रॉस करने के बाद वो पहला सेल बनता है, पहला कोशिका, जीवन का पहला कोशिका। सोचो तुम लोग, कल्पना करो कि दो कोशिका आपस में मिल करके एक साथ जुड़ जाता है, और वो कोशिका माता का कुछ गुण और पिता का कुछ गुण, जो डीएनए में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस में जो पढ़ेंगे ना वो चीज पढ़ेंगे, दोनों चीज आपस में मिलता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सेल का क्या नाम देते हैं, युग्मज बोलते हैं। युग्मज, युग्मज मतलब एक सेल का निर्माण होता है, और एक ही सेल में फिर वहां से धीरे धीरे डेवलप होता है उसका हाथ पैर, जो भी जितना, फिर कितना सेल डिवीजन होता है। एक बच्चा पैदा होने में कितना 9 महीना का समय लेता है, और वो 9 महीना में कितना डिवीजन होता है, कितना फर्स्ट डिवीजन होता है कि तुम्हारा शरीर में अरबों खरबों ये हो गया, सेल बन गया। एक सेल डिवीजन होते होते कितना बड़ा शरीर का निर्माण हो जाता है, आंख नाक कान मुंह सब बन जाता है, 9 महीना में बनता है ना। तो ये सारा चीज है सेल डिवीजन में, वहां पर हम लोग देखेंगे। तो वो डिवीजन वाला पार्ट हो गया, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे लाइसोसोम। ठीक है, समझ गए, सिलिया एंड फ्लैजिला में ये चलने का काम करता है। और दूसरा चीज, सिलिया एंड फ्लैजिला का दूसरा काम है, सेल को जो खाना बाहर से मिलता है वो फीडिंग का भी काम करता है। ठीक है ना, ये सेल को जो चाहिए दूसरा सेल से या कहीं से जो भोजन उसका यहाँ से आएगा, वो इसका फीडिंग का भी काम करता है सेल का, उस छिद्र के माध्यम से। कुछ ऐसा हमारा ये झिल्ली होता है ना, हमारा मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है बहुत सुंदर व्यवस्था किया गया है, प्रकृति भगवान कहो जो भी कहो, कि यहाँ से जो पार्टिकल इसको आवश्यकता है वही वहां घुस सकता है, जो पार्टिकल का आवश्यकता नहीं है वो नहीं घुस सकता। इसको हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पर कितना बढ़िया बना हुआ है, किस तरह से जो पार्टिकल इसको आवश्यकता है घुसेगा, और जिसका आवश्यकता नहीं है वो यहाँ अंदर घुस ही नहीं सकता है, ऐसा तैयार किया हुआ है।
तो इस तरह से हम लोग जो इसको कहते हैं सेल वॉल जो होता है ना, ये एक तरह से सेल मेम्ब्रेन जो हमारे लिए होता है वो एक तरह से यहाँ पर क्या कहेंगे, सिक्योरिटी का काम करता है सेल के लिए। जो आवश्यकता नहीं है, जिसको पहचान मतलब सेल को आवश्यकता नहीं है, तो वो चीज बाहर में ही चला जाएगा। जैसे गंदा पानी में हाथ डुबा दिया, क्या गंदा घुस जाता है बॉडी में? नहीं घुस पाता है। क्यों नहीं घुस पाता है बताइए तो? क्योंकि ये सिक्योरिटी का काम करता है हमारा मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ उस तरह से गंदा घुसेगा ही नहीं। अगर पानी की आवश्यकता है तो जस्ट वहां पर H2O घुस जाएगा पानी, अगर आवश्यकता है तो वहां पर। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन सिक्योरिटी का भी। हम कहाँ क्या बोल रहे थे? हम बता रहे थे लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम एक वो है, इसको देखिएगा बहुत जगह में लिखा हुआ रहता है, जैसे कि सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। सुसाइडल बैग मतलब आत्मघाती की थैली, मतलब अपने आप नष्ट करने का भी इसके पास ताकत होता है। किस तरह से होता है? सुसाइडल बैग नाम से जानते हैं। और क्या जानते हैं इसको? सफाई करता है, सेल का ये सफाई करता है। और कुछ नाम से इस तरह से जानते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम, इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना याद रखिए कि इसमें एक एंजाइम बनता है, हाइड्रोलिक एंजाइम, जिसका पीएच वैल्यू जो होता है 4 से 5 के बीच में होता है। 4-5 के बीच में पीएच मान होता है इसका, ठीक है ना। तो पीएच मान अगर हमारा 4-5 हो जाता है तो किस नेचर का होगा बताइए? बेसिक नेचर होगा या फिर आपका एसिडिक नेचर होगा? 4-5 अगर उसका आ जाए एसिडिक होगा, क्योंकि 7 जो होता है, 7 हमारा 7-7 होता है, वो बीच का होता है, वो 0, ठीक है ना, वो बीच से होता है स्केल का। और 7 से अगर हमारा इधर 6, 5, 4, 3, 1 इधर जितना आएगा वो एसिडिक होता है। और इधर जो जाता है वो बेसिक नेचर, यानी कि बेसिक मतलब क्षार होता है, क्षारीय गुण होता है। और इधर उसका एसिड, अम्लीय गुण होता है, ठीक है। हिंदी में हम लोग अम्लीय, और इधर इसको हम लोग क्षारीय कहेंगे। 7 जो होता है, पानी का पीएच मान क्या है कहने से वो 7 होता है, ना क्षारीय है ना ही अम्लीय। तो इस तरह से हमारा लाइसोसोम का जो पीएच वैल्यू होता है ना, पीएच मान होता है ना, वो पीएच मान 4 से 5 के बीच होता है। तो वो एसिडिक नेचर है बहुत काफी मात्रा में। अगर वहां पर ऐसा है एसिड कि एसिडिक नेचर ऐसा है कि किसी को भी जलाने का, हजम करने का, पाचन करने का उसके पास ताकत होता है, ठीक है ना। तो लाइसोसोम एक तरह से इसका काम क्या है भाई, ड्यूटी क्या है इस लाइसोसोम का? हम वहां तो हजम करने का क्या चीज है, ऐसा हजम करने का, सफाई करने का क्या चीज है? सुसाइडल बैग क्यों करते हैं? अब ये जानिए कि ये कोशिका जो है एक, इसका भी लाइफ है पूरा, हर जीव का लाइफ होता है ना। तो इस अगर मान लो ये जितना दिन इसका जीवन है, इसमें उसके अंतर ब्रीद हो गया या फिर यहाँ पर कहीं पर चोट लग गया, डैमेज हो गया, ठीक है ना, तो ये अपना यहाँ पर सभी अगर जीवित रहेंगे तो कुछ कोशिका ऐसे ही जिंदा रहेगा, ठीक है, वो कोशिश करेगा सरवाइव करने के लिए। लेकिन इसका कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि इसको अगर यहाँ से हम खत्म कर देते हैं या हटा देते हैं तो फिर सेल डिवीजन होकर के दूसरा इसके जगह में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सेल डिवीजन प्रक्रिया हमारा कोशिका के पास है। अब तो बता चुके हैं कि जैसे पैदा होता है तब से लेके कितना सेल डिवीजन हुआ और कितना इतना बड़ा हमारा शरीर का निर्माण हुआ। तो इस तरह से सेल डिवीजन तो हो ही रहा है। तो इसका अब जरूरत अगर नहीं है, अगर कहीं पर चोटिल हो गया, गड़बड़ हो गया, तो इसको क्या करते हैं, पूरी ये जो एंजाइम है हमारा लाइसोसोम, जो एंजाइम है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर में रहता है, लेकिन पोटली बना के रहता है, अपना पोटली होता है, ठीक है, अपना थैली के अंदर रहता है। वो जब उसका जरूरत पड़ता है तब इसको अपने आप में, ये जब ब्रीथ हो गया या मृत हो गया, सेल आधा डेड हुआ है, कुछ मरा है, कुछ नहीं, इसके अंतर्गत जो भी कोशिकांग है, कुछ जिंदा है, कुछ चोट लगा तो गड़बड़ है, मरा हुआ है, तो सबको मार देने के लिए ये क्या करता है, अपने आप में फट जाता है। ऐसा कंडीशन में कौन फटता है? लाइसोसोम अपने से फटता है। और फटने से क्या होगा? फटने से पूरा सेल में जो है हाइड्रोलिक एंजाइम, जिसका पीएच वैल्यू 4 से 5 होता है, वो पूरा फैल जाएगा। फैलने से क्या होगा? ये सबको गला देगा, खत्म कर देगा। और खत्म करके वो एक तो पसीना के ये में माध्यम से या फिर फिल्टर होकर के हमारा पेशाब के माध्यम से, जो उत्सर्जन के रूप में, उत्सर्जन में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जिस तरह से पेशाब के माध्यम से या हमारा पसीना के माध्यम से हो, जैसे भी हो, गल करके बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है ना। तो कब ये फटता है?
जब सेल को आवश्यकता है फटने का, एक तो इसका वृद्धि हो गया, उम्र हो गया, फटना ही चाहिए क्योंकि नया सेल डेवलप होगा। दूसरा कंडीशन, जब चोट लग जाता है, इसको कहीं पर भी चोटिल हो गया तो वो सेल फटता है। रोज ही सेल डैमेज हो रहा है, करोड़ों का संख्या में हमारा बॉडी में सेल खत्म हो रहा है और करोड़ों का संख्या में फिर बन रहा है। ठीक है, करोड़ों का संख्या में रोज सेल हमारा खत्म हो रहा है पूरा बॉडी में, क्योंकि नाक, आंख, मुंह, बाल, सारा चीज, समझ रही है छोटी, सारा चीज हमारा बना हुआ है सेल से। क्लियर? तो लाइसोसोम का वो है। दूसरा चीज है लाइसोसोम का कि कोई अगर मान लो आ गया ऐसा चीज हमारा सेल के भीतर, ये हमारा सिक्योरिटी तो है। कौन सिक्योरिटी है? सेल मेम्ब्रेन हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड है, किसी को घुसने नहीं देगा सेल में, यही बताएं। यहाँ अगर जैसे ऐसा कुछ चीज आ जाए जो धोखा से घुस जाता है, जैसे उसको लगेगा कि ये हमारा शरीर में पार्टिकल ही है जो घुसना चाहिए, ठीक है, धोखा से घुस गया। धोखा से कैसे घुसता है? जैसे कोई बैक्टीरिया घुस जाता है, लगता है कि ये हमारा शरीर के लिए जरूरी है, कुछ कोरोना वाला आपका वायरस घुस जाता है, ठीक है ना, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी अगर घुस गया यहाँ तक आता है तो जैसे कोई भी इस बीच में भीतर में आ गया हमारा, तो उसको कौन तुरंत से, जब इसके भेंट हो जाता है, किससे? आपका लाइसोसोम से। लाइसोसोम से जैसे ही उसका भेंट हो जाता है जीवाणु का, तो लाइसोसोम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। अरे ये तो हमारे लिए हानिकारक है। अगर जीवाणु को पहचान लिया कि ये हमारे लिए हानिकारक है और वो धोखा से अगर घुस गया अंदर बैक्टीरिया, तो उसको तुरंत से वहीं फट जाता है। कहां पर? सेल में। और फटने के बाद क्या होगा उसका हालत? जीवाणु का गल जाएगा, मर जाएगा, फट से वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ गल गया और वो हमारा एक सेल भले डैमेज हो गया उस जीवाणु के चलते, वो तो सेल तो फिर पुनः निर्माण होकर के आ जाएगा। पुनः निर्माण कौन करेगा? हमारा कल पढ़े पुनः निर्माण, सेल डिवीजन कौन कराता है हमारा अंदर में? यहाँ पर सेल डिवीजन। हाँ, सेल डिवीजन कौन कराता है? कल पढ़ाए। सेल डिवीजन कौन कराता है? सेंट्रोसोम। वेरी गुड, सेंट्रोसोम कराता है। अब सेंट्रोसोम वहां पर उसको फिर निर्माण कर देगा और उसके जगह में तो डाल देगा फिर। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम का काम। तो ये हमारा सफाई का भी काम करता है। तो हमारा सेल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाइसोसोम होता है हमारे सेल में, लाइसोसोम होता है। लेकिन कुछ ऐसा सेल है हमारा बॉडी में ही, ऐसा सेल है जिसमें हम लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। उस सेल का क्या नाम है? आरबीसी, ठीक है ना। आरबीसी, आरबीसी में रेड ब्लड सेल में हमारा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता, क्यों? कारण थोड़ा सा जानना चाहोगे तो देखो, अगर लाइसोसोम होता तो क्या होता आरबीसी में? लाइसोसोम होता आरबीसी में तो क्या होता? ठीक है, लाइसोसोम अगर आरबीसी में होता तो हमारा जो ऑक्सीजन को ढो के हमेशा लेके जाता है ना, कौन लेके जाता है? आरबीसी लेके जाता है। तो लाइसोसोम इधर उधर जो अल्टी पल्टी होकर के हमारा दूर तक, यहाँ से लंग्स से लेकर के हार्ट में एक चक्कर लगाता है, आरबीसी लगाता है ना, हार्ट में 2 चक्कर लगाता है। उसके बाद वो फिर किस में चला जाता है? आर्टरी के माध्यम से पूरा बॉडी में फैलता है ना, सभी सेल के पास जाता है। तो इतना सफर करते करते, हिला डुला इधर उधर होते होते, वो हाइड्रोलिक एंजाइम जो लाइसोसोम फटने का चांस बनता, और उसके बाद क्या होता है? फटने के बाद वहीं पर सेल को खत्म कर देता। तो आधा ऑक्सीजन पहुंचा पाता हमारा? नहीं पहुंचा पाता। तो इसीलिए यही कारण है कि प्रकृति ने आरबीसी के भीतर लाइसोसोम नहीं दिया है, ठीक है। लाइसोसोम का ज्यादा जरूरत इसलिए आरबीसी के भीतर नहीं। उसका ड्यूटी क्या है आरबीसी का? ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके, माने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके उस सेल को लेकर के चला जाता है। कहां पर? उस माने ऑक्सीजन को लेकर के सेल के अंदर चला जाता है। और सेल के अंदर चला जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान रखो, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर में श्वसन क्रिया कराता है और सेल को क्या देता है? ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसके चलते हम जो सांस लेते हैं वो सांस सेल में भी चला जाता है और वहां उसको भी ऑक्सीजन मिल गया, हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। तो लाइसोसोम में इसलिए आरबीसी नहीं होता है। ये मजेदार वाला बात है।
कुछ प्लांट होता है, और याद रखो प्लांट में भी जो होता है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। कुछ चीज है जो हम लोग पढ़ेंगे, वो प्लांट में जब पढ़ेंगे, जाइलम वगैरह जब पढ़ते हैं ना, नालिका, वो जो उनका अपना जो जैसे हमारा रक्त का काम कर रहे हैं, जैसे पेड़ पौधा के लिए जो जरूरत है, तो उसमें भी लाइसोसोम नहीं होता है, उसको हम लोग आगे दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह से आज फिर पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। केवल हम परिचय करा रहे हैं, अभी विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, परिचय करा रहे हैं, और इसको इतना ही परिचय काफी है आप लोगों का परीक्षा के लिए। पहला है परिचय, तो आप पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है, जो ये सेंटर में पाया जाता है, ये देखिए केंद्रक है, ठीक है ना। कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन है बोलने से? न्यूक्लियस होता है, याद रखिए। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है? कोशिका के भीतर अनेक अंग है, लेकिन सबसे बड़ा अंग कौन है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सबसे बड़ा अंग होता है कोशिका के भीतर में। पेड़ पौधा में अगर ये हमारा जंतु कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका में अगर पूछा जाए कि कौन सा बड़ा अंग है, तो न्यूक्लियस हुआ। अगर पेड़ पौधा में पूछेगा ना, तो हरित लवक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्लांट सेल में बोलेगा तो हरित लवक है ना, और आपका प्लास्टिड जो होता है, और दूसरा हमारा जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कौन है? न्यूक्लियस सबसे बड़ा अंग होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस बहुत बड़ा चैप्टर है, ये न्यूक्लियस का ही पूरा किताब बनेगा, इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसी में सारा आनुवंशिकी गुण भी छुपा होता है, जैसे माँ बाप का सारा चीज बच्चा में जो चला जाता है ना, ये न्यूक्लियस में हम लोग को मिलेगा। मजेदार चीज है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। अब इतना परिचय जानो कि न्यूक्लियस जो है हमारा सेल का मैनेजर होता है, हमारा सेल का मैनेजर होता है। सारा मैनेजमेंट कौन करता है? निशान, सारा मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट, जिसको जो चाहिए उसको हमारा न्यूक्लियस जो है मैनेजमेंट करता है। जिसको जो चाहिए, जिसको अगर मान लो इसको चाहिए, क्या चाहिए भाई, सेंट्रोसोम, इसको कहीं पर टूट फूट गया दूसरा कोशिका, तो न्यूक्लियस बोलेगा कि भाई हमको सिग्नल मिला है ना, कि इसको टूटना, कोशिका विभाजन करना होगा, तो सेंट्रोसोम को तुरंत से खबर होगा कि कोशिका विभाजन के लिए लग जाएगा। ये मैनेजमेंट का काम करता है, सारा मैनेजर है। यहीं पर हमारा पूरा कोशिका का ब्रेन होता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारा खोपड़ी के अंदर है ना, हमारे लिए वो ब्रेन है, लेकिन एक एक कोशिका का अपना ब्रेन है, एक एक कोशिका का अपना ब्रेन है। और ये न्यूक्लियस जो है हमारा कोशिका का ब्रेन कहलाता है। सेल का ब्रेन कौन कहलाता है? जो मैनेजर करेगा, उसी के पास उसी को दिमाग लगाना है ना, कि इसको दिमाग लगाना है कि भाई टूटना है तो सेंट्रोसोम के साथ बात करेगा, है ना, लाइसोसोम के साथ बात करेगा। अगर सुसाइड करना है, जो भी जैसा होगा, गोल्जी बॉडी को यहाँ पर एनर्जी इधर बन गया, तो इसको गोल्जी बॉडी को बुलाएगा कि एनर्जी है, लेके जाओ, वहां पर जरूरत है। इस तरह से सारा चीज मैनेजमेंट का जो काम होता है वो हमारा सेंट्रोसोम न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक करता है। और इसी के भीतर में ये न्यूक्लियस को अगर हम लोग धीरे से तोड़ेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस अपने आप में जो है कोशिका के भीतर है, कोशिकांग है, छोटा सा अंग है, बहुत छोटा सा है, ठीक है, माइक्रो है ना। अब ये इसको अगर तोड़ेंगे फिर हम लोग और खोल के देखेंगे उसको हम लोग, तो इसके भीतर में हमारा धीरे से जब खोलेंगे तो आपका जो आएगा, इसमें क्रोमोजोम मिलेगा। क्रोमोजोम मतलब गुणसूत्र। इसका आकार कैसा होता है क्रोमोजोम का? जस्ट एक्स के जैसा आकार होता है, ऐसा क्रोमोजोम, ठीक। इसके भीतर में ऐसा क्रोमोजोम मिलेगा। आदमी में हमारा कितना मिलेगा? कितना क्रोमोजोम होता है हमारा ये में? 46 क्रोमोजोम होता है, टोटल 46 नंबर में होता है। और जोड़ा में देखेंगे तो 23 जोड़ा, मतलब 2 से गुना करेंगे तो 46 हमारा आएगा, ठीक है ना। तो 46 क्रोमोजोम होता है। और इसको हम लोग विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग फाड़ के देखेंगे तो क्या मिलेगा? क्रोमोजोम मिलेगा। और क्रोमोजोम में फिर हम लोग उसको खोलेंगे, क्रोमोजोम में क्या क्या है, तो हमको मिलेगा डीएनए, आरएनए और जीन मिलेगा, ठीक है ना। डीएनए,
आरएनए और जीन। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, जीन क्या है, ये सब आनुवंशिक गुण को, माता पिता का गुण को, या फिर हमारा जो अनुवंश है, मेरा दादा दादी किसी का भी नाना नानी का गुण को हमारे भीतर जो ट्रांसफर करके लेके आता है वही लेके आता है। कितना इंपॉर्टेंट है निशान। ये आनुवंशिक गुण को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। हमारा ये न्यूक्लियस में ही ये सारा चीज होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूक्लियस में क्या, और इसमें आरेखो देखो, न्यूक्लियस में मजेदार बात है कि इस न्यूक्लियस में हमारा आरबीसी में रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि उसको अपना ब्रेन लगाने का जरूरत नहीं। इसको किसको, ब्रेन है ना, न्यूक्लियस जो है हमारा ब्रेन है, और न्यूक्लियस को ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, अपना ब्रेन देने का जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं, अगर उसको अपना ब्रेन होगा तो भाई दूसरा सेल अगर कि उसको बुलाएगा कहीं से तो वो अपना ब्रेन लगाएगा। ब्रेन अगर रहता, न्यूक्लियस रहता, तो इतना शॉर्टकट में जान लो कि वो कोगुलेशन हो जाता, जम जाता कहीं पर जाकर के, ठीक है ना। इसीलिए ब्लड जो है कहीं पर जमता नहीं है जब तक उसका, हाँ कहीं पर ये नहीं होता है, जम नहीं जाता है। और एक चीज बताने के लिए भूल गए हम, लाइसोसोम के बारे में फिर बोलते हैं। लाइसोसोम में हम क्या बोले, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, यही ना बोले, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। इस तरह से हमारा न्यूक्लियर आरबीसी में न्यूक्लियस भी हमारा नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस भी हमारा नहीं होता है। चलो ठीक है। उसके बाद हमारा फिर जाएगा ये प्लास्टिड मतलब लवक, याद रखो, प्लास्टिड मतलब लवक। ये कहाँ रहता है, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है लवक। निशान तुम्हारा ध्यान किधर है, कहाँ कॉपी, कहाँ तुम्हारा, इतना इंतजार कर करके तुमको पढ़ाए बुलाए, लेकिन कैसा, ये ऐसा में कैसे होगा, निकालो, चलो बढ़िया से ये करो। तो ठीक है, ध्यान नहीं दोगे हमको नहीं मन करेगा, हम भूल जाएंगे ऐसा में। तुमको जिज्ञासा होना चाहिए तुम सबको सीखने के लिए, तभी जाकर के आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। प्लास्टिड जो होता है कहाँ पर होता है, प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड, जिसको हम लोग लवक कहते हैं केवल। और इस लवक का क्या काम है, अब हम तो कह रहे हैं छोटा छोटा जा रहा है, ये मत समझो कि सेल को पढ़ लिए इतना तो खत्म हो गया। एक एक चीज का एक किताब बनेगा, एक गोल्जी बॉडी का किताब बनेगा, न्यूक्लियस का एक किताब बनेगा, समझ लो, इतना बड़ा चैप्टर है। इसको मत समझो कि हम सब समझ गए, लेकिन ये बेस है, इसको अगर नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाओगे। तो ये प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ओनली पाया जाएगा प्लास्टिड लवक। और इसका ड्यूटी क्या है, हम बस ज्यादा परिचय नहीं देना चाहते हैं। प्लास्टिड का ड्यूटी क्या है, अब कैसा ड्यूटी करता है, कैसे करके अपना ड्यूटी निभाता है, एक एक चीज गुण को जब पढ़ेंगे ना तो विस्तार होगा। अब इसका मेन काम क्या है, हमारा जहां पर भी देखना ये मिलेगा, प्लास्ट वाला वर्ड बाद में आएगा तो समझ लेना ये लवक का बात कर रहा है, ठीक है, लवक का बात करें जहां पर भी प्लास्ट। तो पेड़ पौधा में हमारा ये पाया जाता है। और वे क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ये जो होता है कहाँ पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, तना में पाया जाता है, हरित लवक। और इसका ड्यूटी क्या है, भोजन का निर्माण करना। अब कैसे करके निर्माण करता है इस पर चर्चा करेंगे तो कितना बड़ा होगा समझो। उसके बाद उस रिएक्शन कैसा, क्या रिएक्शन होता है, भोजन का निर्माण क्लोरोफिल के साथ मिल करके, क्लोरोप्लास्ट में जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण से मतलब रखता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं। सनलाइट जो पड़ता है, सूरज का प्रकाश, उसके साथ प्रतिक्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। इतना जानते हो ना, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या, तुम्हारी माँ तुम्हारी मौसी बना देती है तो बोलते हो हमारा भोजन बन गया, वो भोजन बनना हुआ क्या, भोजन कहाँ से बना है, प्लांट से बना है ना, खेत से। खेत में कौन बना दिया है, पौधा में, वो तो स्वयं बनाया है भोजन अपना, ठीक है ना। तो वो भोजन तुम लोग को बना हुआ मिलता है कहाँ से, पेड़ पौधा से। ये अपना भोजन कहाँ से मिलता है, बनाता है, फोटोसिंथेसिस
ये से। तो ये हमारा प्लांट जो है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हमारा भोजन निर्माण करने का काम करता है। मतलब ये प्लास्टिड एक सेल में अपना भोजन बनाएगा तब तो वो दूसरा को खिलाएगा। समझ रहे हो ना? अपने तो खाएगा ही, जो बचेगा तुमको खिलाएगा। ठीक है ना? तो कहाँ से बनता है? क्लोरोप्लास्ट अपना फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन का निर्माण करता है। ठीक, उसके बाद लीकोप्लास्ट आता है। लीकोप्लास्ट मतलब अवर्णित, लीको वर्ड जहां पर आएगा इतना बात कर बता रहे हैं, लीको याद रखना। लीकोप्लास्ट जहां रहेगा समझ गया लवक है वो, ठीक है ना? लेकिन जहां पर लीको वर्ड आएगा, लीको मतलब सफेद होता है, ठीक है? या फिर हम लोग बायोलॉजी भाषा में जब पढ़ते हैं तो कोई रंग जहां नहीं होता है उसको सफेद मानते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसको लीको बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा लीकोप्लास्ट जो है तो उसको हम लोग हिंदी में अवर्णित, मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं रंग, है ना? वर्णित मतलब कलर, अवर्णित लवक ये कहाँ पाया जाता है? रूट में। देखना रूट को तोड़ देना थोड़ा सा तो उसका क्या निकलता है? सफेद सफेद निकलता है ना? जस्ट वैसे ही ये ल्यूकोप्लास्ट, इसका काम है रूट में, और ये संग्रहण करता है, भोजन को जमा करके रखता है। अब पत्ता में रहता है, हम बता दिए क्लोरोप्लास्ट, और पतझड़ आ जाएगा तो बेचारा पेड़ पौधा का क्या हालत होगा? पतझड़ में कौन भोजन बनाएगा उसको? तो उसके लिए पतझड़ आएगा, उसको मालूम है, उसके लिए उन्होंने अपना लीकोप्लास्ट बना के रखा है, जो लीकोप्लास्ट भोजन को संग्रह करके रखता है। कहाँ रखता है? रूट में रखता है, कुछ तना में भी रखता है, ठीक है ना? तो लीकोप्लास्ट पाया जाता है। लीकोप्लास्ट जो होता है भोजन को संग्रहण करके रखता है। किसके लिए? अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अपने लिए तुम खाती है, वो भोजन कौन दिया है? पेड़ पौधा से ही बना हुआ है। फूड चेन पढ़ते हैं ना लोग? फूड चेन में क्या होता है? सबसे पहले पेड़ पौधा भोजन निर्माण करता है, उसके बाद बकरी खाता है उसको, या कोई भी खाता है। हम लोग जो डायरेक्ट खाते हैं, कोई हम लोग जैसे सब्जी खाते हैं तो डायरेक्ट खा लिए, या फल खा लिए डायरेक्ट खा लिए, चावल खा लिए तो डायरेक्ट खा लिए। लेकिन अगर बकरी खा लिया उसको, अब तो तुम बोलोगे कि सिंग नहीं खाता है ना? सिंह तो भाई नहीं खाता है, फल भी नहीं खाता है, उसके बाद ये वो खाता है बकरी को या हिरण को, खाता है ना? कौन? सिंह खाता है। तो वो तो पेड़ पौधा पर निर्भर नहीं है, नहीं। लेकिन वो बकरी किस पर निर्भर थी? पेड़ पौधा पर निर्भर थी। तो अल्टीमेटली बकरी नहीं रहता तो सिंह क्या खाता? नहीं खा पाता, तो वो आकर के उसको फिर वो भी खा लेता है। तो पौधा ही भोजन बनाता है घूम फिर के, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो लीकोप्लास्ट जो है पेड़ पौधा प्लास्टिड, वो लीकोप्लास्ट अपना भोजन संग्रहण करके रखता है। इस तरह से क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमो मतलब वर्णित लवक, वर्णित से ही क्लियर, हिंदी में बोल रहे तो क्लियर हो जाए। वर्णित मतलब हो गया रंग, तो वो रंग प्रदान करता है। किसको? वर्णित मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग होता है ना? वर्णित माने रंगीन, और तुम्हारा अवर्णित मतलब रंग नहीं जिसको। तो लीकोप्लास्ट हो गया, लीको मतलब सफेद या अवर्ण, है ना? और इस तरह से क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो जहां वहां आएगा तो समझ लेना कलर का बात कर रहा है। ठीक, कुछ इस तरह से टर्म है जिसको हमेशा याद रखना है। साइटो जैसे बताए तो कोशिका आएगा, प्लास्ट बताए तो वो आएगा तुम्हारा ये लवक का बात करेगा, प्लास्ट होगा। इस तरह से प्लाज्म हम बोले तो प्लाज्म का मतलब द्रव का बात कर रहे हैं, इंडिकेट करेगा पानी का, ठीक है ना? प्लाज्म जो है। इस तरह से क्रोमो आएगा तो समझ लो क्रोमो का मतलब वो रंग के लिए ये करेगा। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर देता है। कोई भी खाना भोजन तुम लोग खाते हो तो अगर रंगीन नहीं होता है तो मजा नहीं आता है ना? है? वो पेड़ पौधा में फल का, जैसे गाजर का रंग लाल कैसे आ जाता है? कौन दिया है रंग? प्लास्टिक। कौन दिया है बताओ? क्रोमोप्लास्ट। उसको हम लोग केरोटीन वगैरह इस तरह से प्रोटीन ये मिलता है, इसके चलते गाजर लाल रंग दिखता है। आम का फल पकता है पीला दिखता है ना? ये का भोजन में वो संग्रहित भोजन को वो रंग प्रदान करता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के चलते ही हमारा फूल का रंग हरा नीला पीला दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये इतना सारा चीज है। तो आज हम लोग इसको बढ़िया से इतना पढ़ लिए, और आने वाला
इसमें देखेंगे, अब चर्चा करेंगे कि एक एक चीज को, अब हम केवल नामकरण हो गया, तुम लोग परिचित हो गया ना सेल से, और सबका ड्यूटी समझ गया। और एक बार रिवाइज करते हैं और हम लोग समाप्त करते हैं क्लास, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन का क्रिया होता है यहाँ पर सांस लेने का, ठीक है। और सांस लेने का, सांस तो लेगा ही जीवित रहने के लिए, वो सांस ले लिया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। और इसमें क्या काम था माइटोकॉन्ड्रिया का? पावर, एनर्जी बनाना था, ठीक है ना। एनर्जी कैसे बनता था? हमारा कार्बन ऑक्सीजन सांस के थ्रू जाता था और इसके भीतर ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया करके वो जल और एटीपी का निर्माण करता था, ठीक है ना। तो जल और एटीपी वो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है एक्सक्रीशन, जो हमारा श्वसन के द्वारा। और जल हमारा शरीर के लिए जरूरी है, कहां पर? रसधानी में जमा करके रखना है उसको, व्हीकल्स में। और उसके बाद यहाँ से जो ये है एनर्जी है, उसको हम लोग परिवहन करके दूसरा सेल में, जहां पर जितना जरूरत है, हम अगर काम कर रहे हैं तो हमको जरूरत है एनर्जी, तो वो खपत करना है। तो इस तरह से हमको एनर्जी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस तरह सेल मेम्ब्रेन को जान गया। सेल मेम्ब्रेन सिक्योरिटी का काम करता है, जिसको जरूरत है वही घुसता है, और हमारा कोई अंग को, कोशिकांग को बाहर नहीं जाने देता है, हिलने डुलने नहीं देता है। एक पोटली के अंदर, एक थैली के अंदर बंद करके रखता है, इसीलिए इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस तरह से सेल वॉल हो गया। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसको जान गया, एक आधार प्रदान करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम उसमें निर्माण होता है, ठीक है। इसमें आपका लिपिड का भी निर्माण यहीं पर होता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग आए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, इसके बारे में डीएनए आरएनए आनुवंशिक गुण को लेके जाता है। ये डीएनए आरएनए और क्या था? डीएनए आरएनए और जो ये क्या कहते हैं, जीन, ये इसको लेकर के जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ द्रव भी होता है, ठीक है, याद रखो। देखो इसको हम नहीं बताए, ठीक, यहाँ कुछ द्रव भी होता है, ठीक। इस द्रव का नाम होता है हमारा केंद्रीय द्रव। इसके न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ द्रव है, या इसको देखो मजेदार चीज है, तुम लोग भूल जाओगे बार बार, इसको हम रिपीट कर रहे हैं। देखो कि इसके भीतर जो द्रव है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय द्रव। और ये यहाँ पर जो द्रव है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका के भीतर जो द्रव है उसको हम लोग कहेंगे कोशिका द्रव, ठीक है। इसको केंद्रीय द्रव है, सेंट्रोप्लाज्म इसको कहेंगे हम लोग, जो सबसे बड़ा रहता है। सेंट्रो, कोशिका के भीतर, केंद्र के अंदर जो द्रव है उसको सेंट्रो द्रव कहेंगे। और यहाँ पर जो द्रव है इसके भीतर में, यहाँ जो लिक्विड वाला भाग है उसको हम लोग कहेंगे कोशिका द्रव। और दोनों को अगर मिला के बात करेंगे तो उस समय हम लोग उसका नाम देते हैं जीव द्रव। दोनों का हम लोग जब नाम लेकर के वो जीव द्रव का बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ का भी बात कर रहे हैं, जीव द्रव, ठीक है। और यहाँ केवल केंद्र में रहेगा तो केंद्रीय द्रव, और बाहर में रहेगा तो कोशिका द्रव। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें। अगर हम जीव द्रव का बात कर रहे हैं तो ओवरऑल सभी का बात कर रहे हैं। इंडोप्लाज्मिक क्या था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बताया ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा एक स्टेट प्रदान करता है, पूरा ठुमे कोशिका में भरा हुआ रहता है। यहाँ हम एक ही तो दिखाएं, एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। दूसरा यहाँ पर हमारा लिपिड का निर्माण होता है, वसा का, स्मूथ वाला भाग में। ये दो भाग में रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से होता है। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा है, मान के चलो, छोटा सा पार्ट को मान लो दिखा रहे हैं, इसको हम काट देंगे। एक तरफ स्मूथ पार्ट हो गया और एक तरफ हमारा खुरदरा वाला भाग हो गया, यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम का। राइबोसोम रहता है, राइबोसोम का निर्माण नहीं होता है। राइबोसोम इसमें लगा रहता है, जिसके चलते ये खुरदरा है। क्लियर? और ये राइबोसोम हमारा जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए यहाँ हम सामने राइबोसोम बना दिए हैं। क्लियर? और यहाँ पर जो प्लेन भाग है, स्मूथ भाग है, चिकना भाग है, ठीक है। इस चिकना भाग में हमारा फैट का निर्माण होता है, जिसको हम लोग लिपिड बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, ठीक है ना। तो ये लिपिड यहाँ पर होता है। तो ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर ना? आगे फिर पढ़ेंगे इसका हम लोग, छोटा छोटा काट के पढ़ना होगा। अब यहाँ न्यूक्लियस हो गया, ये गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या है? ट्रक का काम करता है, ढो के ले जाता है, ट्रांसपोर्ट कर। क्लियर? उसके बाद लाइसोसोम, वेकुल्स, इस सारा चीज फिर चर्चा कर लिए, ठीक है ना।
तो आज इतना ही, और आगे हम लोग कल हम लोग पढ़ेंगे एकदम निश्चित तौर पर लाइसोसोम को विस्तार से पढ़ेंगे, एक तो न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस मेन है, ठीक है ना। तो कल हम लोग हो सके न्यूक्लियस पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अंदर घुस के पढ़ना है, और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा श्वसन का काम करता है, और उसके बाद हमारा ये वाला जो काम करता है आपका न्यूक्लियस जो होता है हमारा आनुवंशिक गुण को किस तरह से ट्रांसफर करता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।